जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे क्लास 8 चैप्टर 2 सेल डिवीजन के ऊपर। और 2.1 और 2.2 पहले मैंने करवा दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की 2.2 की, और तकरीबन तमाम सवालों की आगे से इंशाल्लाह बात करेंगे। तो नेम द टू इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ये पहला सवाल जो है वो किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपकी आंखों का कलर, जिसमें आपकी स्किन का कलर, जो पेरेंट्स की स्किन का कलर होता है, या कोई दादों का या कोई दादे का या नाना नानी वटेवर, तो उनका जो स्किन कलर होता है वही आपका होगा, इससे बढ़कर नहीं हो सकता। अगर मामा पापा आपके ज़रा डार्क टोन के हैं तो आपकी नाना नानी या दादा में कोई अगर लाइट टोन का होगा तो आपका कलर भी लाइट टोन का हो सकता है। तो हेयर कलर भी होता है, अगर आपके ख़ानदान में किसी के बाल ब्राउन है तो खदशा हो सकता है कि आपके भी बाल ब्राउन हो जाते, या आने वाली नस्ल के बाल ब्राउन हो जाएं। और इसके अलावा हाइट भी, अगर आलम चन्ना फैमिली से है तो हाइट भी डेफिनेटली अच्छी रहेगी। अगर लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाइट का फैमिली में चल रहा तो कोई मतलब नहीं, दिमाग में काम करें, हाइट अल्लाह ताला ने गिफ्ट के तौर पे आपको नहीं दी। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है नेम टू नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अब हमने दो नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की बात करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि नॉन इनहेरिटेबल रहते हैं, मतलब अगली नस्लों में मुंतकिल नहीं होते, तो उनमें आप याद रखें लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं। लेट्स से दैट एक्सीडेंटल आपके फादर का टांग नहीं है, हाथ नहीं है, कान का एक लूब नहीं है, तो इट्स नेवर मीन्स कि आगे से अब फादर के जो और बच्चे पैदा होंगे उनका भी इस तरह ही सीन होगा, उनका हाथ पैर ना हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा उनके सारे हाथ पैर सलामत ही अल्लाह ताला उनको देगा। तो ये जो एक एक्सीडेंटल हैपनिंग आपकी बॉडी के साथ होती है, ये एक नॉन इनहेरिटेबल रहती है। इसके अलावा आप कह लें कि वीक ऑर्गन्स, अगर आपकी किडनी फादर की सही नहीं है, या देर आर सम सर्टेन मोर इश्यूज़ के लिवर ख़राब हो गया, स्मोकिंग की वजह से लंग्स ख़राब हो गए, तो वो भी नॉन इनहेरिटेबल रहेगा। बच्चों के अंदर जो है एक अच्छे लिवर की और अच्छे लंग्स की रहेगी अफजाई। लेकिन अगर वो बच्चे भी आगे जाकर जो है वो नशा करते हैं या कोई तरह की चीज़, तो फिर वो अपने भी ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, या फिर और भी वो वजूहत हो सकती है ऑर्गन डैमेज की, लेकिन जिनमें से ये नशा वगैरह, स्मोकिंग वगैरह एक बेसिक वजूहत हैं। अगर हमारे पास अगर हम चलें व्हाट इज़ जीन, तो जीन के आंसर को फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट आंसर। जीन क्या होती है? जीन एक बेसिक फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट है आपके हेरिडिटी का, जिसे हम जीन कहते हैं। यानी कि जीन्स आर बेसिकली कह लें जो हमारे पास सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए का कोई हिस्सा जो है वो जीन कहला सकता है। सो इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए का बना होता है। जो आपका डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो डीएनए का बना हुआ है। तो जो डीएनए है उसके हिस्सों को जीन कहते हैं। और वो हिस्से क्या काम करते हैं? वो बेसिकली कह लें कि फंक्शनल यूनिट होते हैं। वो उनका एक काम होता है, वो क्या काम करते हैं? फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं। यानी अगली औलाद में, या कह लें कि आपके अंदर इवन कुछ भी बन रहा है आपकी बॉडी में, चिड़िया का बच्चा हमेशा चिड़िया रहेगा, हाथी के घर चिड़िया कभी पैदा नहीं होगी। दैट मेक्स एन आइडिया कि जो डीएनए के पास है, जीन के पास है, वही आगे से बनाया जाएगा। और साइंसदान ये समझते हैं कि जीन जो है हमेशा एक इंस्ट्रक्टर रहता है फॉर द मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन्स बनाने का काम, आपके अंदर जितना भी गोश्त है जो बनता है, और इवन जो प्रोटीन्स बनते हैं आपकी बॉडी में, वो सब के सब कौन बना रहा है? जीन बना रहा है। तो लिहाजा जीन, बहुत सी जीन्स होती हैं एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर बहुत सी जीन्स होती हैं। तो इसके आगे इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें 9, 10, 11, 12 के अंदर, वहाँ पर आपको गाइड करूंगा मैं जीन्स कैसे होती हैं, क्या काम कर रही होती हैं। बट इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की, हेरिडिटी की और व्हाट इज हैप्लॉइड सेल्स की, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो हेरिडिटी है ये एक मुंतकिली है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल होना। जैसे कह लें कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से दैट कि ये फादर हैं और ये मदर हैं, तो इनके सेल्स हैं। फादर के सेल्स होते हैं स्पर्म्स, और मदर के सेल्स होते हैं एग्स। तो जो फादर हैं उनके जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म का भी एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर समथिंग जीन्स आर देयर, डीएनए इज देयर। इस तरह ही मदर होते हैं। तो इन दोनों स्पर्म्स और एग के मिलने से जो है एक नया सेल बनता है, इसका नाम होता है जायगोट। तो अब जायगोट के अंदर भी न्यूक्लियस होता है।
तो जो भी न्यूक्लियस बना है, जायगोट बना है, जो कि आप बनेंगे आने वाले वक्त में, जिस तरह मैं बन गया, आप बन गए, या दुनिया का कोई भी फर्द बना, चिड़िया बनी, चींटी बनी, वट एवर एल्स। तो अब ये जो स्पर्म्स हैं इनके अंदर एक कुछ ना कुछ क्रोमोसोम्स हैं। इस तरह एग के अंदर भी क्रोमोसोम्स हैं, जो कि मदर की तरफ से आए, जो कि फादर की तरफ से आए, और जो करैक्टर्स फादर में हैं, जो करैक्टर्स मदर में हैं, वही उनके सेल्स में होंगे और वो फिर आपस में मिलेंगे, एक वेरिएशन आएगी, एक नई चीज बनेगी, दैट इज कॉल्ड जायगोट। और जायगोट एक आप इंडिविजुअल बनेगा। आने वाले वक्त में ये जायगोट बहुत से सेल्स में तब्दील होगा, मल्टीपल सेल्स, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा और एक इंडिविजुअल फिर तैयार हो जाएगा। सो दैट मेक्स एन ट्रांसमिशन, इसको हम मुंतकिली कहेंगे, जो कि पेरेंट से मुंतकिल हुआ जायगोट में, जायगोट एक इंडिविजुअल बन गया, यानी कि पेरेंट से इंडिविजुअल बन गया। सो दैट मेक्स एन आइडिया द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसा मुंतकिली का निज़ाम, कैरेक्टर्स का मुंतकिली का निज़ाम फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं औलादों को। तो जो औलाद होती है, जो कि आने वाले न्यू बॉर्न्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स मीन न्यू बॉर्न्स, जो नए पैदा हुए होते हैं, आर बेसिकली दिस फिनोमेनन इज हेरिडिटी, कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में थे वो आगे से ऑफस्प्रिंग्स में आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स। याद रखो कि इस बॉडी में सारे जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, इनकी बॉडी में सारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और आप इनमें ये याद रखो इस बात को। लेकिन अब 46 क्रोमोसोम से आधे क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स, यानी ट्रांसमिट जो होंगे वो 23 होंगे, फ्रॉम दी 23 फ्रॉम दी फादर, 23 फ्रॉम दी मदर। तो 23 दोबारा मिलेंगे तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स दोबारा बन जाएंगे। यानी हमारी बॉडी में सारे सेल्स होते हैं वो कि नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स, आगे भी बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन कुछ बॉडी में सेल्स होते हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं। इंसानी बॉडी में 200 किस्म के सेल्स होते हैं। तो जो जर्म सेल्स होते हैं वो बेसिकली कह लो कि क्या करते हैं, उनका खासियत ये होता है कि वो 46 से 23 में जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सेल डिप्लॉयड होता है, यानी जो सेल 46 क्रोमोसोम रखता है उसको कहते हो डिप्लॉयड सेल। और फिर उस सेल से बनता है ऐसा सेल जो कि 23 क्रोमोसोम रखता है, उसको कहते हैं हैप्लॉयड, यानी कम होना। हैप्लॉइड्स मीन कम हो जाते हैं सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स। तो लिहाजा हम जवाब लिखेंगे सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसे सेल्स जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं। यानी इंसानी बॉडी में, इंसानी सेल में मैंने आपको बताया 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो लिहाजा जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं उन्हें आप कहेंगे हैप्लॉइड सेल्स। एंड आई होप कि यू आर हैप्पी टू नो अबाउट हैप्लॉइड सेल्स। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। उसके शॉर्ट आंसर्स आपको बता देते हैं और एक्सरसाइज सोल्यूशन बताते हैं आपको। इसका जो पहला सवाल है, सवाल किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी जो है एक कह लें कि एक ऐसी टेक्निक है, इट्स अ टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप इंसानों की हेल्प कर रहे हो, बेनिफिट और हेल्प, और उनको फायदा पहुंचा रहे हो। जैसे लेट्स से दैट कि आप दही लेते हो, दही बेसिकली योगर्ट को कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है ये बेसिकली दही। तो आप क्या करते हो, इसको मिल्क में डाल देते हो और फिर जो पूरा मिल्क है वो सारा का सारा क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो आप इस बैक्टीरिया को यूज करते हो दही बनाने के लिए। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है, यानी कि आपने जानदार का इस्तेमाल किया दही बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, आपने सॉस बनाने के लिए जानदार का इस्तेमाल किया, आपने खमीरा यानी कि आपने फर्मेंटेशन के प्रोसेस से खमीरा बनाया, आपने खमीरा बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आजकल के दौर में तो आप दवाइयाँ बना रहे हैं बैक्टीरिया से, इंसुलिन जैसी दवाइयाँ बैक्टीरिया के बनने से जो है वो उनके अफजाइश से बन रही हैं। इसके अलावा आप कह लें कि और बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जो कि जानदार हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ जानदार। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई जानदार है उसको टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है पता लग गया होगा। अब हम चलते हैं एक सवाल की तरफ कि आखिर जेनेटिक टेस्टिंग क्या है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको बताया, पिछले कुछ मिनट्स पहले बताया कि ये जो है जीन्स क्या होते हैं, ये डीएनए का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। यू हैव अ डीएनए और उसका एक हिस्सा जो है ये कहलाता है जीन। तो अगर आप जीन को टेस्ट कर लें तो आप क्या फायदा उठा सकते हैं इस चीज से। वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, व्हाट इज जेनेटिक टेस्टिंग। तो साइंसदान ये बताते हैं कि एक लेटेस्ट बायोलॉजिकल टेक्निक है ये। जेनेटिक टेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आपने जीन्स को पता लगाना होता है।
जैसे लेट्स से दैट यूज फॉर द जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेबल डिजीजेस, यानी कुछ ऐसी बीमारियां जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो एक बच्चा है उसके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो खराब हैं। क्यों खराब है? क्योंकि उसके पेरेंट्स के भी खराब थे। तो अब ये डिजीज को आप क्या करोगे, उसके अंदर से वो डीएनए निकाल लोगे, आप उसके सेल में से वो डीएनए निकाल लोगे और एक सही वाला डीएनए डाल दोगे। इससे क्या होगा कि वो जो जीन है चेंज कर दिया आपने, उसके अंदर से वो जो खराब रेड ब्लड सेल्स बनाने वाला एक मसला था वो आपने खत्म कर दिया। तो आप उसके पेरेंट्स को तो ये बीमारी थी, उस बच्चे को भी उस लिहाज से थी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेबल डिजीज। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने उसके अंदर टेक्नोलॉजी से उसके जो रेड ब्लड सेल्स खराब होने का मसला था वो सही कर दिया, सिकल सेल एनीमिया सही कर दिया। तो अब वो बेचारा पहले परेशान था, अब परेशान नहीं रहेगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकेगा। उसके बाद इसमें कहते हैं जी कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल किया जा सकता है, यानी आप डीएनए की स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग से आपको पता लग सकता है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला तो हमने इसके खिलाफ दवाई बनानी थी, तो हमने इसके जीन्स को निकाला और देखा कि ये कौन से प्रोटीन इसके लिए खतरनाक है, कौन से प्रोटीन इसके लिए जहर है, कौन से इसके लिए पॉइजन तैयार किया जा सकता है। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसके डेफिनेटली इसके डीएनए की स्टडी करनी पड़नी थी हमें। अगर हम इसके डीएनए की स्टडी करते तभी तो पता लगता कि कौन सी दवाई इसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, और हमने की, और अब हमने पूरी दुनिया में कोरोना से निजात हासिल की। उसके बाद आप कह लें कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिटर्मिनिंग चाइल्ड पैटर्निटी एंड दी पर्सन्स एंसेस्ट्री, यानी कि अगर लेट्स से दैट अब एक फादर है और वो अब एक माँ है, ठीक है, और एक बच्चा है। अब फादर दो हैं, अब लेट्स से दैट कि एक फर्द है जिसके अब वो कहता है जी ये मेरा बच्चा है, ठीक है, फादर नंबर 1, फादर नंबर 2 कहता है ये मेरा बच्चा है। अब मदर बेचारी परेशान है, उसको खुद नहीं पता कि बच्चा किसका है, इस फादर का, इस फादर का, क्योंकि ये उसका पहला हस्बैंड था, वो उसका दूसरा हस्बैंड है। तो अब बच्चा, अब डेफिनेटली फादर चाहता है कि मुझे मिल जाए जस्ट बिकॉज कि मेरा बच्चा है, और दूसरा भी कह रहा है मेरा बच्चा है। तो फिर आप कह लो कि चाइल्ड पैटर्निटी का पता लगाया जा सकता है डीएनए की मदद से। अब हम क्या करेंगे, फादर का सेल लेंगे, उधर से दूसरे फादर का भी सेल लेंगे, उधर से बच्चे का सेल लेंगे, और फिर सेल लेकर हम डीएनए को मालूम करेंगे, और फिर डीएनए जिस फादर के सेल के साथ मैच करेगा हम कहेंगे उस फादर का बच्चा है, क्योंकि तो हो नहीं सकता कि दूसरे फादर के साथ वो मैच कर जाए, क्योंकि इसने इसको पैदा किया है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि एक फादर से सेल आता है और एक मदर से सेल आता है, तो डेफिनेटली कैरेक्टर्स लेकर आता है। तो जो फादर जिसका बच्चा वो है, डेफिनेटली उसके अंदर उसके कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसके कैरेक्टर्स को इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर आप यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को, चाइल्ड पैटर्निटी की टेक्निक को, और ये हेल्प करेगी जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से। इसके अलावा एक और चीज पता लग सकती है, चाइल्ड एंसेस्ट्री, या कह लें कि किसी पर्सन की एंसेस्ट्री, यानी मेरे अबाव अजदाद कौन थे। अब कन्फ्यूजन आ गई हिस्ट्री के अंदर की जी मैं मुगले आदम की पीढ़ी से हूँ, या मैं टीपू सुल्तान की पीढ़ी से हूँ, या फिर मेरी कोई और पीढ़ी है। तो एंसेस्ट्री का भी अंदाजा डीएनए मैच कर करके लगाया जा सकता है ना। हो क्या आपके मेरे 2 से 3 मिनट लिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जैसी टेक्निक्स क्या होती हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब अगले तीसरे और चौथे सवाल की, तो सवाल किया जा रहा है नेम एटलीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पेज नंबर 41 पर आपको इसका आंसर मिलेगा, जिसमें इंसुलिन शुगर की बीमारी को बड़ा हेल्प करती है। वैक्सीन से आपकी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपको वायरस से होती हैं, तो लिहाजा वायरस की बीमारियों से वैक्सीनेशन कराकर आप बच सकते हैं। इवन बैक्टीरियल बीमारियां भी वैक्सीनेशन से बचाई जा सकती हैं। ग्रोथ हार्मोन, अगर आपका कद छोटा है तो उसको बड़ा किया जा सकता है। तो इसमें इंसुलिन जो है वो लाइफ सेविंग है, वैक्सीन लाइफ सेविंग है, लेकिन लाइफ को प्रमोट करने वाली दवाई ग्रोथ हार्मोन है। फिर बीटा एंडोर्फिन्स हैं और इंटरफेरॉन्स हैं, ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है। इसके अलावा अगर मैं बीटा एंडोर्फिन की अगर आपसे बात करूं, तो बीटा एंडोर्फिन जो है ये एक पेन किलर ड्रग है, जो कि अगर आपको पेन है बहुत ज़्यादा तो आपको पेन से निजात देगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे ब्रीफली डिस्क्राइब जीन थेरेपी में, कि आखिर जीन थेरेपी जो है वो क्या होती है। तो जीन थेरेपी आप कह लें कि ये एक बायोलॉजिकल एडवांस बायोलॉजिकल टेक्निक है, यानी आजकल ये टेक्निक जो है इस्तेमाल हो रही है टू क्योर मीन इलाज किया जाता है जेनेटिक्स का। इसमें जीन्स जो खराब जीन्स हैं उनको क्योर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, जैसे अभी मैंने सिकल सेल एनीमिया डिजीज बताई आपको। और इसके अलावा एक्वायर्ड डिजीजेज लाइक कैंसर एंड एड्स, और कैंसर और एड्स की बीमारियों को भी जो है इसको जीन थेरेपी से आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप कह लें कि डिफेक्टिव कैसे सही करते हैं, इसको प्रोसेस ये होता है कि डिफेक्टिव जीन्स को जो है वो आप क्या करते हैं, सप्लीमेंट कर देते हैं, या फिर आप रिप्लेस कर देते हैं, यानी इनके साथ ऐड कर देते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को निकाल देते हैं, या फिर उनको रिप्लेस कर देते हैं बाय द नॉर्मल जीन्स, यानी कि जो खराब जीन्स हैं उनको निकाल कर
एक नॉर्मल जीन्स जो है वो उनमें डाल दी जाती हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स ख़राब हो जाते हैं बच्चों के, तो उसमें उनके जो ख़राब वाले जीन्स हैं वो निकाल कर सही वाले जीन्स डाल देते हैं ताकि उनके रेड ब्लड सेल्स ख़राब ना हो, उनकी प्रॉपरली एस्थेटिक कंडीशन रहे बॉडी की और सांस प्रॉपर ले सकें और मुख्तलिफ हिस्सों को जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की प्रोविज़न जो है वो हो सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे तकरीबन 4 सवाल एंड आई होप कि इस एक्सरसाइजेस के जो हैं टोटल 4 सवाल थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब आपसे चैप्टर नंबर 4 की पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, तो इस चैप्टर को अंदर पोल्यूटेंट्स ऐसे मतलब ज़रात या ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए रहना मुश्किल हो रहा है इन पोल्यूटेंट्स की वजह से। जिनमें सबसे बड़ा पोल्यूटेंट, सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ इस वक्त मैं आपको बताऊँगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनती है जलने से। जब आप गाड़ी का इंजन जलाते हैं, जब आप आई डोंट नो कार चलाते हैं उसमें भी पेट्रोल जल जाता है, लकड़ी जलाते हैं, घर में जो गैस जलाते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि एक पॉल्यूटेंट है जो हवा में जाके खराबियां पैदा करती है। तो इस पूरी बुक के आप लेक्चर्स मेरे सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला सवाल किया जा रहा है जी, व्हाट आर दी मेन एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि सबसे बड़ा एयर पोल्यूटेंट कौन कौन सा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 0.5% भी हवा में हो तो आपको जानलेवा साबित हो सकती है, आपको ये मार सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही डेरिवेटिव कार्बन डाइऑक्साइड इसी से बनती है, यानी कार्बन मोनो से कार्बन डाई बनती है। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि हमारी ज़मीन पर 21% है तो ये कार्बन मोनो एग्जिस्ट नहीं करती इतनी ज़्यादा, कार्बन डाई में जो कि लेस खतरनाक गैस है वो बन जाती है, लेकिन ये है एयर पोल्यूटेंट ही। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कह सकते हैं कि ये कहाँ पर होती है, ये भी सवाल आप मुझसे करेंगे। तो गटरों में से निकलती है, जब गटर का ढक्कन उठाते हैं तो फौरन इसमें से कार्बन मोनो निकलती है बाहर, तो वो अगर आप सूंघ ले तो आपको बड़ा मसला होगा। वैसे भी गटर की स्मेल से हर कोई भागता है। और इसके अलावा आप वो जो होते हैं गार होते हैं, गारों के अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर डेड हो या कोई कुत्ता बिल्ली मर गया हो तो वहाँ पर भी कार्बन मोनो पैदा हो जाती है, तो उसे भी आप बेहोशी की हालत में जा सकते हैं, इवन मौत की हालत में जा सकते हैं। और सबसे बढ़कर सर्दियों में जब आप चूल्हा जलाते हैं कमरे के अंदर, अपना वो हीटर चलाते हैं, तो आपकी जो हवा होती है वो चूंकि दरवाजे सारे बंद होते हैं तो वही कार्बन डाई से क्या बन जाती है, कार्बन मोनो बन जाती है, जानलेवा साबित होती है। आप खबरों में सुनते होंगे कि बहुत से लोगों का इंतकाल होता है। तो ये एक एयर पोल्यूटेंट है कार्बन मोनो। सल्फर डाइऑक्साइड भी सल्फर गंधक एक एलिमेंट है, उसका एक एक डेरिवेटिव है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। वैसे SOX लिखना चाहिए क्योंकि सल्फर मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है और सल्फर इवन ट्राइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है। तो उसको NOx लिख दिया गया। X का मतलब है कि 1 2 3 इसकी जगह आप लगा सकते हैं। फिर आते हैं ये जो आपके एरोसोल स्प्रेज हैं जिससे आप ये काला काला पेंट करते हैं, जो आपने देखा होगा आर्टिस्ट वगैरह पेंट करते हैं दीवारों पे, इन्हें एरोसोल स्प्रेज कहते हैं। इवन आपके जो डिओड्रेंट्स होते हैं जो आर्मपिट्स में लगाते हैं वो भी एरोसोल स्प्रे में आते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। और इसके अलावा आप जो AC होता है, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनके जो अंदर गैस होती है, वो जो एक नंबर होता है उस गैस का, उसके अंदर भी एरोसोल गैसेस होती हैं। तो उनमें निकलते हैं ये वाली गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं उनमें से। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर पोल्यूटेंट्स है। जब ये हवा में, हमारे लिए यहाँ पर तो नहीं, लेकिन हवा में ऊपर जाकर जो आसमान नीला नजर आता है ना, तो आसमान के नीला नजर आने की वजह एक गैस है आसमान के ऊपर हवा के अंदर, जिसका नाम है ओजोन, जिसका नाम है ओजोन। तो ये जो ओजोन होती है, आप कह लो कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उसको जाके ख़त्म करती हैं और फिर सूरज से ख़तरनाक शुआएं ज़मीन में एंटर कर सकती हैं जो कि मलेरिया बढ़ा सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं और आई डोंट नो और भी बहुत सी पेचीदा बीमारियां, क्लाइमेटिक चेंज ला सकती हैं। तो इससे बड़े ख़तरनाक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट्स तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, आपको बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। लिहाजा GS Academy यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये आपने कोई भी वीडियो देखनी है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं, MCQs देखने हैं, तो आपने ये लिखना है चैप्टर 16 MCQs स्पेस GS Academy यूट्यूब सर्च बार पे आपने लिखना है और इजीली आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ रहें, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेट करेंगे, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस चैनल पर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, नेम ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कौन सी होती हैं? तो ऐसी गैसें जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है, इसमें हब्स हो जाती है, यानी वाटर वेपर्स आ जाते हैं। जब हवा में नमी होती है तो हीट आकर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, तो हमारी
ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर यानी जो पानी है गैस की शक्ल में, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस का किरदार अदा करती है। इसके अलावा मीथेन गैस जो कि सुई के मुकाम बलूचिस्तान से कुदरती हालत में निकल रही है पाकिस्तान में, तो आप कह लो कि आपके घरों में भी आती है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, इसे मीथेन कहते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि हवा में पैदा हो जाती है बिजली के कड़कने से, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, हवा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो जो बिजली खड़कती है ना तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड्स बना लेते हैं, तो लिहाजा ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेम एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन, यानी जो तेजाबी बारिश होती है उसके अंदर कौन कौन से तेजाब होते हैं? तो 2 तेजाब होते हैं फिलहाल आपको बताएंगे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये 2 तेजाब जो हैं आपको मिलेंगे एसिड रेन में, जो कि तबाही मचा सकते हैं जंगलात की। इसके अलावा आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर सकती है एसिड रेन। इसके अलावा आपकी पुरानी मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स को खराब कर सकती हैं एसिड रेन। इसके अलावा इंसानों के लिए भी अच्छी नहीं है एसिड रेन, क्योंकि तेजाबियत पानी में बढ़ जाने से पानी अगर आप पिएंगे तो आपके मैदे की बीमारियां और किडनी की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो लिहाजा एसिड रेन के भी काफ़ी नुकसान है। तो बहरहाल चैप्टर था पोल्यूटेंट्स, तो मैंने आपको भी सारे बताए पोल्यूटेंट्स। ये कहाँ के पोल्यूटेंट्स? हवा के पोल्यूटेंट्स। ये वो पोल्यूटेंट्स जो कि ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ा सकते हैं, और ये भी पोल्यूटेंट्स में आएगा क्योंकि एसिड्स अगर बढ़ जाते हैं आपकी ज़मीन पर तो एसिड्स भी अच्छे नहीं है। सो हम चलते हैं अगले सवालों की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर आएँ हमारे पास स्टेज पर और आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम। हमें चाहिए कि ना हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि हवा आलूदी ना हो। हमें चाहिए कि हम बिजली वाली गाड़ियाँ खरीद लें, और तो और दरख्त की कटाव बंद कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और हमारे यहाँ हर तरफ खुशहाली पैदा हो जाए। हाँ, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियाँ से पेट्रोल जो है वो कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और दरख्त की कटौती से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो अगर हमने ज़मीन को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, यानी हमारे रहने का गहवारा बनाना है, तो हमें ये इकदाम करने होंगे। गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम हो और जंगलों की कटौती को रोका जाए, बल्कि दरख्त बहुत ज़्यादा लगा दिए जाएँ। तो आप भी आज एक दरख्त ज़रूर लगाइएगा। चलो मैं आपको अपना नाम भी बता देता हूँ, मेरा नाम अहमद अली। ओह दैट्स वेरी नाइस नेम, माशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, हम अब जवाब देते हैं आपको चौथे, पांचवें और छठे सवाल का। ओजोन लेयर इज इम्पॉर्टेंट वाई? ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओजोन लेयर जो है O3 की बनी हुई है और ये अपर एटमॉस्फेयर में रहती है अर्थ के, और स्टॉप करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो कि आ रही हैं सूरज से। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। और जो लिविंग थिंग्स हैं ये महफूज हैं ओजोन की वजह से, जो कि हार्मफुल रेडिएशन ज़मीन पर आ रही हैं जिस वजह से। यानी कि अगर हमारे पास ज़मीन है तो ये इसकी अगर एटमॉस्फेयर है तो ये ओजोन लेयर है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सूरज से आ रही हैं, तो ये ओजोन लेयर जो है ये क्या करती है, इसको सेव कर लेती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो रहने का गहवारा बन जाती है। अगर ये ओजोन ना हो तो हम इस ज़मीन पर नहीं रह सकते, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक शुआएं ज़मीन में आएंगी और हमें तो मार देंगी, वो कैंसर करेंगी। फिर 3R स्ट्रेटजीज़ का क्या मतलब है? स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये जो है अडॉप्ट की जा सकती हैं ताकि हम सेव कर लें। कंजर्वेशन का मतलब है सेव करना, ताकि सेव कर लें इन रिसोर्सेज को। यानी कि बहुत सी हमारी रिसोर्सेज हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम, धातें, आयरन, स्टील वगैरह, ये रिसोर्सेज हैं, इनको हम सेव कर सकते हैं बार बार इस्तेमाल करके। उसके बाद राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स विच कैन बी साइकल्ड, 3 प्रोडक्ट्स के नाम बताएं जिनको साइकिल रिसाइकिल किया जा सकता है। तो उनमें प्लास्टिक आइटम्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, ग्लास पीसेस हैं जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, जो टुकड़े होते हैं ग्लास के। इसके अलावा स्टील केन्स, ये जो स्टील की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप कह लें उनको, और इसके अलावा कॉपर वायर्स, यानी जो कॉपर की वायर्स होती हैं इनको भी रिसाइकिल करके दोबारा तारे बनाए जा सकती हैं। तो ये है जनाब हमारे पास इन 3 सवालों का जवाब। अब चलते हैं आखिरी 3 सवालों की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 की तरफ। 7 में पूछा जा रहा है नेम कॉमन मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसको आप, इसका जवाब की पॉइंट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा की पॉइंट्स में अगर नहीं तो आपने इसको देखना है 58 पेज नंबर की पॉइंट्स का पेज नंबर होगा।
और इसके अलावा आपने इसको पेज नंबर 56 पे देख लेना है, ठीक है। 56 पे आपको इसका आंसर मिलेगा जहाँ लिखा हुआ है कि लैंडफिल से कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो की जाती है मैनेज, और रिसाइकलिंग भी एक अमल है, और फिर इसके अलावा इंसिनरेशन। और इंसिनरेशन क्या होती है आप मुझे कमेंट करें अगर आपको पता है अभी। फिर 8वां सवाल, हाउ डज ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ओजोन डिप्लीशन कैसे किरदार अदा कर रही है? ऐसे कर रही है कि जब डेफिनेटली ओजोन डिप्लीशन होती है यानी ओजोन की लेयर जो है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। जब ओजोन की लेयर थिन हो जाती है तो फिर थिन ओजोन लेयर जो है वो क्या कर देती है, अलाउ कर देती है कि उसके अंदर ये अर्थ है और ये ओजोन लेयर है और ये सूरज से आने वाली खतरनाक शुआएं हैं, तो फिर वो अलाउ कर देती है कि जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं हैं वो किधर एंटर कर जाएं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये शुआएं एंटर कर जाएंगी तो फिर ये डेफिनेटली क्या करेंगी, रीच दी अर्थ, और फिर अल्ट्रा वायलेट रेस क्या कर सकेंगी, इंक्रीज दी टेम्परेचर ऑफ दी अर्थ। और जब टेम्परेचर ऑफ दी अर्थ होगा तो फिर पहाड़ों पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी, समंदरों में जो बर्फ़ है वो पिघलना, जमना नहीं पिघलना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। तो इस तरह फिर ग्लोबल वार्मिंग के बड़े नुकसान हैं। आप मुझे 2-3 नुकसान कमेंट्स में करके बताएं क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसान है। उसके बाद अगला सवाल है जी कि सल्फर डाइऑक्साइड एक बड़ा ज़बरदस्त एयर पोल्यूटेंट है, हवा में होता है, ख़तरनाक है। कहाँ से आता है ये? हवा के अंदर। तो लिहाजा हवा में आता है ये बर्निंग ऑफ कोल से, और जो ऑयल नहीं जलता फैक्ट्री के अंदर उसमें भी सल्फर होता है। तो ऑयल में सल्फर होता है, कोयले में सल्फर होता है, तो सल्फर से सल्फर ऑक्साइड्स बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये हवा में आके एसिड रेन करेगी, और आपको पता है फिर एसिड रेन के काफ़ी नुकसान है। तो उसके अलावा स्मोक रिलीज फ्रॉम द थर्मल पावर स्टेशन, ये जो कोयला, इवन थर्मल पावर बिजली घरों में जब कोयला जलता है तो तब भी स्मोक फेंकते हैं बिजली घर, तो तब भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हवा में आएगी और एसिड रेन करेगी। तो लिहाजा ये सब थे सवाल जो मैंने आपको जवाब दिए, राइट। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी यहाँ पे थंबनेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी हैं, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। GS Academy यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना चल कर लें यार, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सब्सक्रिप्शन तो हो सकती है ना हमारे लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, इस चैनल का भी।